निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? ऑप्शन दिया गया है चिनकलेज खां, ऑप्शन बी मार्तंड वर्मा, ऑप्शन सी सादत खां, ऑप्शन डी हैदर अली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सादत खां। 1724 में सादत खान बुरहान उल मुल्क ने फैजाबाद और लखनऊ में अपनी राजधानी के साथ मुगलों से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके अवध स्वायत्त या स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अगला पॉइंट दिया गया है, मुगल साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह ने सादत खां को अवध का राज्यपाल नियुक्त किया। इसके बाद पॉइंट दिया गया, अवध मुगल साम्राज्य के टूटने के बाद स्वतंत्र होने वाले सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। बुरहान उल मुल्क ने सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी को संभाला, जो साम्राज्य के राजनीतिक, सैन्य और वित्तीय अधिकारी हैं। वह मुगल प्रभाव को कम करने में भी कामयाब रहा। उन्होंने सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंकने में मदद की। सादत खां, जिन्हें अवध के पहले नवाब के रूप में भी जाना जाता था, ने अयोध्या शहर के बाहरी इलाकों में फैजाबाद शहर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाए कि फैजाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो आप आंसर लगाएंगे सादत खां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? क्वेश्चन दिया गया है थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताना है। ऑप्शन दिया गया है झेलम, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी लूनी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लूनी नदी। थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। लूनी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली श्रृंखला की पुष्कर घाटी से निकलती है। अगला पॉइंट है, नदी दक्षिण पश्चिम में बहती और कुछ कंच के रण में विलुप्त होने से पहले थार मरुस्थल में प्रवेश करती है, जो कुल 495 किलोमीटर दूरी तय करती है। झेलम नदी के बारे में जानते हैं। झेलम नदी उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप की एक नदी है। यह वेरीनाग से निकलती है और जम्मू कश्मीर में के भारतीय प्रशासित क्षेत्र के माध्यम से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र की में और फिर पाकिस्तान पंजाब में के प्रांत में बहती है। सोन नदी के बारे में जानते हैं। सोन नदी मध्य भारत में स्थित एक सार्वकालिक नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी के पास से निकलती है और अंत में बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। जो सोन नदी है, यह बिहार में पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षाओं में बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। तो पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, लेकिन केवल तहखाने को ही पूरा कर सका। केवल तहखाने को ही पूरा कर सका। अगला पॉइंट है, उनके उत्तराधिकार इल्तुतमिश ने 3 और मंजिल और जोड़ी। 1220 में फिरोज जो इल्तुतमिश थे उन्होंने 3 और मंजिलें जोड़ी जो 1220 में जोड़ी थी। अगला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार को कुतुब मीनार भी लिखा है और कुतुब मीनार एक मीनार और विजय स्तंभ है जो कुतुब परिसर का हिस्सा है। पहले 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनी है। चौथी और 5वीं, पूछा जाए पहली 3 मंजिलें किससे बनी है, तो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं। चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर की हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। टावर के तल पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, जो भारत में बहने वाली पहली मस्जिद है। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च अधिकार वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो अगला आपको सही आंसर बताना है, क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है संप्रभु, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष।
तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संप्रभु। संप्रभु के बारे में, संप्रभु जो है शब्द का अर्थ है कि भारत का अपना स्वतंत्र अधिकार है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। एक देश के रूप में भारत का पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता है और यह सर्वोच्च अधिकार है। देश में विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। प्रस्तावना दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों की व्याख्या करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे के आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, जल्दी से सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग दिया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत के वंशानुक्रम के शासन को कब त्याग दिया। ऑप्शन दिया गया 1956, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1960। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1956 इसका सही उत्तर होगा। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने भारत में वंशानुक्रम के नियम को त्याग दिया। वंशानुक्रम का सिद्धांत या उत्तराधिकार का सही तरीका जो कि केक प्राप्त करने वाला और उसे खाने वाला भी सबसे बड़ा है। हिंदू कानून की संहिताकरण और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू होने के बाद छोड़ दिया गया था। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भैया रामानुजम प्रताप देव बनाम लालू महेशानुज प्राप्त देव और अन्य 1982 SCR 1 417 में इंगित किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो हिंदू, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच निर्वसीयत और अनिच्छुक उत्तराधिकार से संबंधित कानून में संशोधन और संहिता के लिए अधिनियमित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंध परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। ऑप्शन दिया गया है अनुमापकता, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी परिशोधन, ऑप्शन डी समपार्श्विक। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नियोजित है। प्रतिरक्षा एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो परिसंपत्ति में विपरीत स्थिति लेकर निवेश में नुकसान की भरपाई के लिए नियोजित है। अगला पॉइंट है, प्रतिरक्षा द्वारा प्रदान किए गए जोखिम में कमी भी आमतौर पर संभावित मुनाफे में कमी का परिणाम है। प्रतिरक्षा को इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए पैसे का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिसे प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुछ हिस्सों में किसान अपने देश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। ऑप्शन दिया गया है कृषि उपकरण, ऑप्शन बी पूर्वज, ऑप्शन सी खेतों, ऑप्शन डी बैलों। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बैलों। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैलों की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पॉइंट दिए गए हैं, पोला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में एक त्योहार है। पोला जो है कहाँ का त्योहार है, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में एक त्योहार है। यह किसानों द्वारा बैलों की पूजा के माध्यम से मनाया जाता है। किसान इस दिन अपने बैलों को सजाते हैं और फिर त्योहार में प्रदर्शन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह त्योहार किसानों द्वारा कृषि कार्यों में उनकी सहायता के लिए सांडों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उद्घाटन ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। ऑप्शन दिया गया स्टॉकहोम में, ऑप्शन बी ओस्लो में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी लंदन में। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेरिस में। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस फ्रांस में आयोजित की गई थी। यह कांग्रेस थी जिसके IOC की स्थापना की थी। 1894 में पेरिस कांग्रेस में ओलंपिक खेलों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया भी शुरू हुई।
एक ओलंपिक कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा आयोजित ओलंपिक आंदोलन के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की एक बड़ी सभा है। अगला प्रश्न, अगर ऐसे ही वीडियो और आप चाहते हैं तो वीडियो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने और बेल आइकन क्लिक करने, जैसे कि वीडियो जैसे यूट्यूब पे अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को संगठित करने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन दिया गया 1934 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताइए जल्दी से। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1920 में। भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने 1920 में अपने व्यापारिक हितों को व्यवस्थित करने के लिए किया था। भारतीय व्यवसायी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनकी मांगों को सुना जाए। इन निकायों का नेतृत्व पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिड़ला जैसे प्रमुख उद्योगपतियों ने किया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का कड़ा विरोध किया। अगला प्रश्न दिया गया है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। काजीरंगा असम में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये सभी जितने भी राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं कॉपी में नोट करके और याद करके ही परीक्षा में जाएं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया चुनाव आयोग, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो चुनाव आयोग अनुच्छेद 324। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से संबंधित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये सभी पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मंगलुरु में एक मंदिर है जो भगवान शिव के अवतार को समर्पित है? ऑप्शन दिया गया है मुक्तेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी अनंत वसुदेव मंदिर, ऑप्शन सी कादरी मंजूनाथ मंदिर, ऑप्शन डी गुड़िचा मंदिर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कादरी मंजूनाथ मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर एक 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो भुवनेश्वर उड़ीसा भारत में स्थित शिव को समर्पित है। अनंत वासुदेव मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित विष्णु के अवतार कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। अनंत वासुदेव मंदिर का निर्माण कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया था और वहां कृष्ण बलराम और सुभद्रा की पूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? कृष्ण बलराम और सुभद्रा की पूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। गुड़िचा मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़िचा मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। यह पुरी की वार्षिक रथ यात्रा गंतव्य होने के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अगला क्वेश्चन, बृहद ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है बृहद ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, ये ज्वार सबसे उच्च है, ये ज्वार सबसे निम्न है, ये ज्वार अमावस्या के दिन आते हैं, ये ज्वार पूर्णिमा के दिनों में आते हैं। तो इसका गलत कथन बताना है कौन सा है। तो ये जो है ऑप्शन बी, ये ज्वार सबसे निम्न है। ज्वार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बृहद ज्वार और एक लघु ज्वार। बृहद ज्वार तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। बृहद ज्वार कब आता है ये सभी लोग याद रखें।
सूर्य जो है, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। यहाँ ज्वार ऊंचाई अधिक होती है, यहाँ ज्वार की ऊंचाई जो है अधिक होती है, इसे बृहद ज्वार कहते हैं। बृहद ज्वार महीने में 2 बार आते हैं, एक पूर्णिमा की अवधि के दौरान और दूसरा अमावस्या के दौरान। बृहद ज्वार महीने में 2 बार आते हैं, एक पूर्णिमा के दिन और एक अमावस्या के दौरान। लघु ज्वार तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा की शक्तियां एक दूसरे के प्रभावहीन करती हैं, तब लघु ज्वार होता है। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। ऑप्शन दिया गया 1885 में, ऑप्शन बी 1858 में, ऑप्शन सी 1826 में, ऑप्शन डी 1862 में। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1858 में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया और 1857 के विद्रोह के प्रतीकात्मक प्रमुख थे। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। वह 1837 में 62 वर्ष की आयु में सम्राट बने थे। वह अपने पिता सम्राट अकबर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी बने थे। ये पूछा जाए किसके उत्तराधिकारी बने थे? सम्राट अकबर शाह द्वितीय के उत्तराधिकारी बने थे। कौन? बहादुर शाह जफर, ये जो मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट थे। पुस्तक कश्मीरस अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन दिया गया इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मरूफ रजा के द्वारा, ऑप्शन बी सी उदय भास्कर और जी.डी. बख्शी द्वारा, ऑप्शन सी करण थापर और शोभा डे द्वारा, ऑप्शन डी नंदिता हक्सर और अरुंधति राय द्वारा। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मरूफ रजा द्वारा ये बुक लिखी गई थी। इकबाल चंद्र मल्होत्रा ने क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री पूरी की थी। अगस्त 2022 तक इकबाल चंद्र मल्होत्रा AIM टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और निर्माता हैं। इकबाल चंद्र मल्होत्रा ने मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक के लिए भारत के सलाहकार के रूप में भी काम किया। मारूफ रजा एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी और सैन्य और सुरक्षा मुद्दों पर टिप्पणीकार थे। क्वेश्चन दिया गया भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 15 जुलाई को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी 14 जनवरी को, ऑप्शन डी 26 अक्टूबर को। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी 14 जनवरी को भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस फील्ड मार्शल के एम करियप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवा के सम्मान देता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जिनका दिनांक 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 26 अक्टूबर को कद्दू दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और वर्ष डैश में दिल्ली और आगरा पर अधिकृत कर लिया। ऑप्शन दिया गया है 1526 में, ऑप्शन बी 1694 में, ऑप्शन सी 1467 में, ऑप्शन डी 1372 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1526 में। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। यह किसके बीच हुई थी? हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था। ये कब हुआ था? दिनांक 5 नवंबर 1556 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। ये सभी लोग याद रखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? यह मराठों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ा गया था, जो कि 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन दिया गया है लोधी, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी सुर, ऑप्शन डी दास। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुर जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। 539 में चौसा की लड़ाई में मुगल राजा हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना की थी। सूर मूल रूप से अफगानिस्तान को
का रहने वाला है। सूर्य ने 1540 से 1556 तक उत्तर भारत पर शासन किया। सूर्य अंतिम शासक आदिल शाह सूरी को अकबर ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान के नृत्य नाटिका लोक रंगमंच से जुड़ा है? ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी केरल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में यक्षगान के नृत्य नाटिका लोक रंगमंच से जुड़ा हुआ है। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक रंगमंच है। इसका शाब्दिक अर्थ है यक्ष का गीत। इसे उडुपी जिले में विकसित किया गया था। यह वैष्णव भक्ति आंदोलन से काफी प्रभावित है। आमतौर पर कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में सुनाया जाता है। अन्य नृत्य आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, तेलंगाना में पेरिन, केरल में मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है। अन्य नृत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया है बुग्याल, ऑप्शन बी तराई, ऑप्शन सी मालनाड, ऑप्शन डी दांव। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मालनाड। पठार उनके राज्य और उच्चतम शिखर क्या है? छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड में स्थित है। ये यहाँ पर उच्चतम शिखर सबसे ज्यादा पारसनाथ की पहाड़ी है। सेंट्रल हाईलैंड्स, बिंद और सतपुड़ा ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। सद्भावना शिखर धूपगढ़ सतपुड़ा में स्थित है। पश्चिम घाट जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में है, जो अनाईमुड्डी सबका इसका सबसे उच्चतम शिखर है। पूर्वी घाट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। इसकी सबसे ऊंचे शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी हिल्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष लद्दाख के बौद्ध जप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 2014, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2013। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2012 में। लद्दाख का बौद्ध जप संगीत छंद का एक रूप है। 2012 में इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। लद्दाख का बौद्ध जप जम्मू और कश्मीर के ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र में पवित्र बौद्ध ग्रंथों के पाठ को संदर्भित करता है। जप एक अत्यधिक ऑर्केस्ट्रा नाटक है। जप का मतलब दुनिया के एक बड़े हिस्से की शांति और समृद्धि के लिए है। अगला प्रश्न, 1944 में कोहिमा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए जापानी सेना और कम्युनिस्ट चीनी सेना के बीच, ऑप्शन बी रॉयल आर्मी से बर्मी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच, ऑप्शन सी शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना, ऑप्शन डी चीनी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना। कोहिमा की लड़ाई 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में जापानी योगो आक्रमण का महत्वपूर्ण मोड़ थी। अगला पॉइंट दिया गया है, यह लड़ाई 4 अप्रैल से 22 जून 1944 तक कोहिमा शहर के आसपास 3 चरणों में लड़ी गई थी। कोहिमा और इम्फाल में जापान की हार उस समय तक की सबसे बड़ी हार थी। मार्च 1944 में जापानी क्षेत्र के घने जंगलों से होते हुए बर्मा से भारत में आए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए लैमिनिन, ऑप्शन बी कोलेजन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन बी डी फाइब्रोनेक्टिन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केराटिन। मानव खून, नाखून और बाल केराटिन के से बने होते हैं। केराटिनोसाइट्स केराटिन का उत्पादन करते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन जो बालों, त्वचा और नाखूनों का मूल घटक बनाता है। त्वचा की बाहरी परत में केराटिन एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाने में मदद करता है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कोशिकाओं का निर्माण करता है, जो नाखूनों और बालों और शरीर के अन्य हिस्सों में ऊतक बनाते हैं। वह बालों को मजबूत और लचीला बनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी सिल्वर ऑक्साइड, ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फाइड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है।
सिल्वर आयोडाइड के साथ क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम वर्षा होती है। क्लाउड सीडिंग से तात्पर्य शुष्क बर्फ और सिल्वर आयोडाइड जैसे पदार्थों का उपयोग करके वर्षण करने की क्रिया से है। क्लाउड सीडिंग रसायनों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और शुष्क बर्फ शामिल हैं। बादलों का बीजारोपण बादलों में आर्द्रता पैदा करने का एक कृत्रिम तरीका है जिससे वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन दिया गया है विद्युत प्रवाह को, ऑप्शन बी आर्द्रता को, ऑप्शन सी वायु को, ऑप्शन डी रक्तचाप को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रक्तचाप को। इस मापने स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है रक्तचाप को मापने के लिए। स्फिग्नोमैनोमीटर रुधिर दाबमापी एक उपकरण है जिसका उपयोग रक्तचाप को मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें एक स्फीत योग्य कफ एक मापन उपकरण है पारामैनोमीटर। और स्फीत के लिए एक तंत्र होता है जिसमें मैनुअल रूप से संचालित बल्ब और वाल्व या विद्युत रूप से संचालित पंप हो सकता है। इसका आविष्कार 1881 में सैमुअल सिगफ्राइड कार्ल लिटल वान वास ने किया था। और कुछ जो है, विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है, वायुगत को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है और आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया है पुष्कर, ऑप्शन बी पिंजौर, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी आगरा। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी पिंजौर। गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है, प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये पिंजौर में स्थित है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में स्थित है। तो पिंजौर कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में की गई थी। इसका संचालन बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। यह गिद्धों की मृत्यु का कारण बनने वाले कारणों के संरक्षण, सुरक्षा और अध्ययन में मदद करता है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में सरयू नदी स्थित है। सरयू हिमालय में मानसरोवर झील से निकलती है और इसे घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। सरयू भारतीय राज्य उत्तराखंड में मध्य कुमायूं क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। नदी की लंबाई, सरयू नदी की लंबाई कितनी है? 350 किलोमीटर है। सरयू नदी की सहायक नदियां दाईं ओर गोमती, पन्नार, लोहार और बाईं ओर रामगंगा और पुंगेर हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक अच्छा उदाहरण है और इसके काम करने की संभावना अधिक है क्योंकि ऑप्शन दिया गया, यह धोखाधड़ी पर दंड को आसान बनाता है, ऑप्शन बी या लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन सी या उन कानून को पूरक है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, ऑप्शन डी या लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, या लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। RTI या सूचना का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए का पहलू है। यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1(a) का पहलू है। सूचना का अधिकार के सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को प्रस्तावित किया गया था। भारत में RTI का विचार 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जो अंग्रेजों द्वारा पंजाब का अधिग्रहण किया था? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड एलनबरो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। पंजाब का पूर्ण विलय दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के बाद किया गया था जिसमें सिख अंग्रेजों से हार गए और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिखों और लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसमें उन्हें पंजाब को आत्मसमर्पण करना था। पंजाब का विलय लॉर्ड डलहौजी के आदेश पर किया गया था। 29 मार्च 1849 को इस संधि हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। ऑप्शन दिया गया है राजाराम, ऑप्शन बी सूरजमल, ऑप्शन सी रणधीर सिंह, ऑप्शन डी बदन सिंह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सूरजमल।
महाराजा सूरजमल का जन्म 1707 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। वह बदन सिंह के पुत्र थे। तो सूरजमल किसके पुत्र थे? तो बदन सिंह के पुत्र थे। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र माना और राष्ट्र के एकीकरण के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने जाट लोगों का प्लेटो भी कहा जाता है। उन्हें उन्हें जो है जाट लोगों का प्लेटो भी कहा जाता है। उन्होंने भरतपुर शहर बनाया था। अगर पूछा जाए भरतपुर शहर किसने बसाया था, तो सूरजमल ने। उनके शासनकाल में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। उन्होंने पानीपत की तृतीय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।